हेलो नमस्कार साथियों, समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं सॉल्यूशन की श्रृंखला में आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसमें हम सूक्ष्म जीवों से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको हल करेंगे। ये वर्ष 2024-25 की नई वाली जो 8th ग्रेड आई है उसके प्रश्न उत्तर हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम अभी तक अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा दूसरा अध्याय है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसमें अध्याय में सबसे पहले पाठ के पूर्व की तैयारी जो है वो दी गई है, तो आप इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। इसमें अध्याय से संबंधित जो उसका सारांश है वो दिया गया है, तो इसको ज़रूर पढ़ लें एक बार। हम सीधा चलते हैं पहली एक्टिविटी पर। इसमें यहाँ पर कॉलम दिया गया है देखी गई घटना। यदि आपने देखी है तो हाँ, नहीं देखी है तो नहीं लिख देना है, और उसका रंग कैसा था जो भी आपको लगा है वो लिख देंगे। तो इसमें सबसे पहले है ब्रेड रोटी पर फफूंद, तो इसमें आ जाएगा हाँ, और इसका रंग कैसा है, हल्का हरा और कहीं भूरा। दूसरा है जूते पर फफूंद, हाँ भूरा रंग की। तीसरा है हमेशा गीला रहता वहाँ काई जम जाती है, हाँ, और इसका रंग होता है हरा। गर्मी में खाना खराब होता है तो देखा है सभी ने, हाँ, परंतु उसका हमें कोई रंग नहीं समझ में आता है, तो हमने लिख दिया रंगहीन। ये क्या है, अपने विचार लिखो। तो यहाँ आपको जो भी समझ में आता है उसके बारे में लिखना है। जैसे मुझे लगा कि ये सूक्ष्मजीव से संबंधित बात है, तो हमने लिख दिया कि ये सूक्ष्मजीव हैं। विचार में लिख देंगे ये सूक्ष्मजीव जैविक पदार्थों पर उगते हैं, उष्ण तथा आर्द्र वातावरण अनुकूल होता है। मतलब सूक्ष्मजीवों के लिए जो है हल्का सा गर्म और आर्द्र मतलब नमी युक्त वातावरण जो है वो सबसे अनुकूल होता है वृद्धि करने के लिए। निम्न में से बॉक्स में लिखो। यहाँ पर दिए गए हैं जीवाणु, पैरामीशियम, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन। लिखना है इनमें से सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं। तो हमने पढ़े थे सूक्ष्मजीवों के 4 वर्ग होते हैं, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। तो इसमें चारों आ जाएंगे, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। बॉक्स में लिखने के पश्चात जो शब्द शेष रह गए हैं उन्हें यहाँ लिखें। तो जो बचे हुए हैं 3, पैरामीशियम, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इनको यहाँ लिख दें। इनके बारे में अपने विचार यहाँ लिखिए। तो इनके बारे में विचार लिखना है, तो ये एक सूक्ष्मजीव के नाम है ना। जैसे पैरामीशियम, ईस्ट और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रतिजैविक दवाई है, तो जगह कम थी इसलिए वो वहाँ पर नहीं लिख पाया। अब चलते हैं सही विकल्प पर। सही विकल्प प्रश्न क्रमांक 1 में है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है, तो इसका कारण क्या है, सूक्ष्मजीवों में जनन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा विकल्प है बूझो को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है। तो मलेरिया का कारण क्या होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया को सिर्फ फैलाता है, उसका जो रोग कारक है उसको फैलाता है, इससे होता नहीं है। होता किससे है, आपको पता है, एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, उसके द्वारा मलेरिया होता है। मादा एनाफ्लीज तो सिर्फ उसको संचरित करता है एक सजीव से दूसरे सजीव में। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, तीसरा विकल्प है, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधे में नहीं होता है। तो इसमें से नींबू केंकर, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत, ये आपने पढ़े होंगे एक तालिका में सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोग। तो ये तीनों होते हैं, कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन बी पौधों का सूखना। पौधों का सूखना जो है वो किसकी कमी से होता है,
पानी की कमी से, सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होता है। अब आ जाता है आंसर विकल्प 4, क्वेश्चन 4 विकल्प का। आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थान पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगीं, इसका कारण है? क्या है इसका कारण? कवक सूक्ष्मजीव। एक सूक्ष्मजीव होता है कवक जो ब्रेड पर उगने लगता है और उसको नष्ट कर देता है, संदूषित कर देता है। 5वां विकल्प है नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, कभी कम तो कभी बढ़ जाती है। तो इसका आंसर होगा स्थिर रहती है, क्योंकि वायुमंडल में जब नाइट्रोजन चक्र पूर्ण होता है तो सिर्फ नाइट्रोजन के रूपों में परिवर्तन होता है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो हमेशा स्थिर रहती है। इसके बाद आ जाते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं मादा एडिस, पाश्चुरीकृत, किण्वन, संचरणीय रोग और प्रतिजैविक। आपको इन्हीं ऑप्शंस को उठा करके एक एक खाली स्थान में भरना है। तो चलिए देखते हैं। पहला खाली स्थान है थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा पाश्चुरीकृत। दूसरा है सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है प्रतिजैविक कहलाती है। तो दूसरे में आ जाएगा प्रतिजैविक। तीसरा है प्राकृतिक शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा किण्वन। चौथा है डेंगू के वायरस का वाहक मादा एडिस मच्छर होता है। तो इसमें आ जाएगा मादा एडिस। 5वां है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो इसमें आ जाएगा संचरणीय रोग। इसके बाद आते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रूमाल क्यों रखना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा छींकते समय सूक्ष्म जीव बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस, विषाणु भी वायु में आ जाते हैं, इसलिए हमें छींकते या खांसते समय मुंह पर, नाक पर रूमाल रखना चाहिए। अब है प्रश्न क्रमांक 4। बूझो का जन्मदिन 22 मई को था, जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गईं। बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए भोजन विषाक्तन कैसे हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देता है। तो हम जब कभी खाना जो बनाते हैं यदि हम उसको फ्रिज में नहीं रखते हैं तो वो दूसरे दिन ख़राब हो जाता है, और यदि हम उसको खा लेते हैं तो हमारे पेट में जो है समस्या हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस भोजन में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो गए थे वो विषैले पदार्थों को निर्मुक्त करते हैं और भोजन जो है वो विषैला हो जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 5। निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया तथा विषाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। ये ऊपर कुछ रोग दिए गए हैं, हैजा, क्षय रोग, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए। तो इनको छांटना है कौन से जीवाणु से होते हैं और कौन सा विषाणु से। तो आपको याद ही होंगे, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग में आ जाएंगे हैजा, क्षय रोग और टाइफाइड। विषाणु या वायरस से होने वाले रोग में आ जाएंगे खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। अब है प्रश्न क्रमांक 6। चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? तो ये जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है इसके बारे में बताना है कि ये इसका क्या नाम है। तो आपने अध्याय में पढ़ा होगा कि यह क्या है, एक अमीबा है। तो इस सूक्ष्म जीव का नाम
अमीबा है। यह किस वर्ग में आता है? तो याद करो, अमीबा किस वर्ग में आता था? प्रोटोजोआ में। किसमें? प्रोटोजोआ में। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ वर्ग का सूक्ष्मजीव है। इसी चित्र से संबंधित तीसरा प्रश्न है, इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। तो अभी मैंने पिछले खालिस्तान में भी विकल्प में ही बताया था कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का नाम है मलेरिया। और ये भी बता दूं कि ये जो मलेरिया है ये कौन से प्रोटोजोआ से होता है? प्लाज्मोडियम। किससे? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, अति लघु उत्तरीय का 7वां। पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? तो इसका उत्तर है, दूध को उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, इसलिए अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है। तो हम जो गाय से, भैंस से या बकरी से जो भी दूध निकालते हैं, तो हम उसको 40 मिनट तक मुश्किल से बिना उबाले ही यूज़ कर सकते हैं। यदि इसके बाद हम उपयोग करते हैं तो उसमें कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव जो है उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए हमें उससे उपयोग से पहले उबालना आवश्यक है, ताकि वो हानिकारक सूक्ष्मजीव जो हैं वो नष्ट हो जाएं। फिर आ जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है? तो आपको प्रश्न को देखना है कि भाई देखो, पानी भरा हुआ है, कूलर में पानी भरा है, गड्ढों में पानी भरा है, तो मच्छर पनप रहे हैं। और याद करो, मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? मलेरिया हो सकता है और डेंगू हो सकता है। तो हम लिख देंगे सिंपल सा कि बूझो का मित्र मलेरिया और डेंगू से ग्रसित हो सकता है। इसी प्रश्न का दूसरा सब क्वेश्चन जो है, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो भाई मच्छर जो हैं वही उसको बीमार कर रहे होंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उसके बीमार होने का मुख्य कारण है उसके आसपास पनप रहे मच्छर। ये मच्छर मलेरिया तथा डेंगू जैसी बीमारी को फैलाते हैं। अब इसका तीसरा सब क्वेश्चन भी है, प्रश्न क्रमांक 8 का तीसरा पार्ट जो है प्रश्न का, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो देखो, जब जिस चीज़ से बीमारी उत्पन्न करने वाले जानवर या जंतु उत्पन्न हो रहा है, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए, उसको हटाना चाहिए, तब अपने आप से बीमारी फैलना रुक जाएगा। तो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। मतलब पानी को हमें कहीं भी जमा होने नहीं देना है, ताकि वहाँ मच्छर न पनपे। दूसरा पॉइंट आ जाएगा, कूलर, टायरों व फूलदानों में जल एकत्र ना होने दें। तीसरा आ जाएगा, अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ और शुष्क रखें। अब है प्रश्न क्रमांक 9। पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गूथे हुए आटे को उसने रख दिया। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? तो यदि आप भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी और एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर थोड़े से गुनगुने पानी में गूंथ के इसको रख देंगे, तो 2 घंटे पश्चात क्या होगा, ये फूल जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहले वाले सब क्वेश्चन का, पहेली ने गुथे हुए मैदे को उठा हुआ या फूला हुआ पाया। दूसरा है, पहेली ने गुथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह परिवर्तन ईस्ट कोशिकाओं में तीव्रता से जनन के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हुआ। तो ईस्ट में जो है, ईस्ट की कोशिकाओं में जैसे ही उसको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो बहुत स्पीड से वृद्धि करने लगती हैं, और जैसे ही बहुत तीव्र गति से वृद्धि करती हैं तो उसके जो
उपापचय क्रिया होती है उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उसी गैस के कारण ये जो है मैदा फूल जाती है। प्रश्न क्रमांक 9 का तीसरा पार्ट है, इस प्रक्रिया का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इस प्रक्रिया का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाने में किया जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 10, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए, उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कुछ कीट एवं जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक होते हैं। जब ये भोजन पर बैठते हैं तो रोगाणु का स्थानांतरण हो सकता है। जो व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करता है उसके बीमार पड़ने की संभावना रहती है, इसीलिए हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। बताइए, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता है। तो इसमें 11वें प्रश्न के पार्ट 1 का उत्तर होगा, आम का अचार बनाने में नमक तथा खाद्य अम्ल या तेल का प्रयोग करते हैं। नमक तथा खाद्य तेल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोक देते हैं, जिससे अचार संदूषित नहीं होता है। अब है 11वें प्रश्न का दूसरा पार्ट, आपके घरों में दादी मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तो हमारे घरों में बहुत सारी सामग्रियां जो है बहुत लंबे समय तक हम उनको बिना खराब हुए बचाकर रख सकते हैं। तो इसमें हम लिख देंगे साधारण जो वस्तुओं को रखते हैं, अचार, मुरब्बा, जैम, गुलाब जामुन, फल, सब्जियां, दूध आदि। अब है प्रश्न 11 का पार्ट तीसरा, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्क्वैश को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, लघु उत्तरीय का लास्ट प्रश्न, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हमने इसी प्रश्न का उत्तर पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न है उसमें भी किया है कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सूक्ष्म जीवों के उपयोग की सूची बनाइए। तो उसी में से 3-4 पॉइंट हम उठा करके यहाँ पर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा इसका आंसर। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है दैनिक जीवन में, एक तो पर्यावरण के शुद्धिकरण में, कुछ खाद्य पदार्थ जैसे ईस्ट, खमीर, ब्रेड आदि बनाने में, फिर है दूध से दही व पनीर बनाने में, और भोजन के पाचन में। अब आ जाते हैं हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। तो प्रश्न क्रमांक 13 है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो हमें इसमें नाइट्रोजन का चक्र का जो है वो आरेख बनाना है। तो इसमें ये वाला पूरा का पूरा एज इट इज हम नाइट्रोजन चक्र का आरेख बना देंगे। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा स्थिरीकरण होता है, और यहाँ पर जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण होता है। उसके बाद ये जो है नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित हो जाती है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक में बदल जाती है, और जो है पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं। फिर पौधे द्वारा जंतु जो है पौधों को खा लेते हैं। उसके बाद जो उत्सर्जित पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं तो वापस मिट्टी में आ जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है नाइट्रोजन यौगिक को कुछ जो जीवाणु है वो गैस में परिवर्तन कर देते हैं, सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन गैस में, तो वापस यहाँ चली जाती है। तो इस तरीके से जो है नाइट्रोजन का चक्र कंटिन्यू चलता रहता है, ना तो नाइट्रोजन की मात्रा घटती है और ना ही बढ़ती है। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें इस चक्र को पूरा बनाना है। अब आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग का जनक सूक्ष्मजीव तथा रोग से बचाव के उपायों की तालिका बनाइए। तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी तालिका दी गई है किताब में, इसको बनाना है। इसमें क्या क्या लिखना है, एक तो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग का नाम, उस रोग कारक सूक्ष्म जीव का नाम,
संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। यदि आपकी 8 ग्रेड की पुस्तक में ये बनाना नहीं आ पा रहा है तो इसका एक जुगाड़ करना है कि एक ब्लैंक पेज, खाली पेज को हम वहाँ पे चिपका देंगे और उसी में एक तरफ नाइट्रोजन चक्र बना देना प्रश्न क्रमांक डाल के, और एक में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग की तालिका बना देना। ठीक है। अब है लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान हैं। मतलब सूक्ष्म जीव जो है वो एक हानिकारक हैं फिर भी उपयोगी हैं, इसको कथन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में अनेक हानिकारक बीमारियों को उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अभिशाप माना जाता है। परंतु सूक्ष्म जीवों की हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगिता भी है। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। इसके साथ साथ अल्कोहल बनाने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने, औषधीय उत्पादन, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि तथा वैक्सीन बनाने जैसे महत्वपूर्ण काम में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए वरदान स्वरूप भी हैं। तो ये थे हमारे अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 के प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और आपको जिस विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री की आवश्यकता है उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। हम सभी के कमेंट देख करके उस हिसाब से आपको अध्ययन सामग्री लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।